आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। मैं हूं आपकी मेज़बान जुनैरा। जी नाज़रीन, आज हम लोग आई साइट यानी आंखों की बिनाई या विजन के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ इस आंखों की बीमारी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसरार जफर, जो कि MS साइबर टीचिंग हॉस्पिटल है और इन्होंने MBBS किया हुआ है एंड DOMS किया हुआ है और मोर ओवर ये जो है सिल्वर मेडल पंजाब यूनिवर्सिटी से भी हैं। तो आइए चलिए उनको वेलकम करते हैं। जी सर, वेलकम टू TNN न्यूज़। जी शुक्रिया। अच्छा, तो सर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग आज आई साइट के हवाले से बात करेंगे, तो हम सबसे पहले यहीं से शुरू ले लेते हैं या स्टार्ट ले लेते हैं कि बेसिकली आइज़ की कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो इस वक्त कॉमन है। आइज़ की जो है ना मोस्ट कॉमन बीमारियां बच्चों में नज़र की कमज़ोरी है, बड़ों में और ओल्ड एज में सफ़ेद और काला मोतिया है, बाकी एलर्जी के प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मोस्टली इन्फेक्शंस हैं और ट्रामा भी बच्चों में आता है, चोट बच्चों में कोई लग जाती है तो वो भी बहुत कॉमन है। बच्चे ख़ास तौर पे घर में कोई पेंसिल, कोई नोकदार चीज़, कोई कैंची, चाकू, छुरी इस तरह की चीज़ पकड़ के खुद ही अपने आप को या अपने छोटे बहन भाइयों को ज़ख्मी कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, तो सर ये सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया क्या होता है? सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। सफ़ेद मोतिया ऐसे है जैसे आँख के और जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके दरमियान एक पर्दा आ गया है। जैसे ये सामने हमारे दीवार है, हमें नहीं पता कि इस दीवार के परे क्या है, तो सफ़ेद मोतिया इसी किस्म की चीज़ है। आँख के अंदर जो लेंस होता है कुदरती तौर पे उसमें से रोशनी की शुआएँ गुजरनी बंद हो जाती हैं और हमें कोई चीज़ जो है उसका अक्स आँख में ठीक तरह से नहीं बनता, हमें नज़र आना आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और धुंधला जाता है। जो काला मोतिया है वो जैसे हमारे जिस्म में खून का ब्लड प्रेशर होता है, इसी तरह से वो आँख के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसका एक प्रेशर होता है। तो वो जो प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको काला मोतिया कहते हैं। काले मोतिये से भी नज़र को नुकसान होता है और काले मोतिये की फिर आगे दो किस्में हैं। एक जो है वो अचानक होता है, आँख में शदीद दर्द होती है और नज़र कम हो जाती है। एक किस्म इसकी ऐसी है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ता है, उसकी कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन नज़र आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और पता नहीं चलता। वो बहुत ख़तरनाक इसकी सूरत हाल है कि उसमें जो है आपकी नज़र का जो डैमेज हो जाता है उसका फिर इलाज मुमकिन नहीं है। तो अगर ये प्रॉपरली आप रेगुलर चेकअप कराते रहें तो उसी से पता चलता है कि आँख का आपका प्रेशर ठीक जा रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, तो सर फिर ये बताइएगा सफ़ेद मोतिया का इलाज क्या है? सफ़ेद मोतिये का इलाज जो है वो सर्जरी है। वो ऑपरेशन के ज़रिए मोतिया निकाल दिया जाता है और आँख में लेंस डाल दिया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहे हैं। पहले सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन होता था तो ऑपरेशन के बाद एक मोटी ऐनक लगती थी, 10-11 नंबर की ऐनक होती थी। अब वो ऐनक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो चूँकि आँख के अंदर लेंस डाल जाता है तो बग़ैर ऐनक के ही नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसका जो ऑपरेशन है उसकी कॉस्ट क्या है और क्या वो सेफ़ होता है या उसमें कोई जो है डेंजर जोन भी होता है कि आपकी आँख को कुछ ख़तरा भी हो सकता है ऑपरेट करते हुए? जैसे हर ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा होता है, लेकिन अगर आप उसको पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ करते हैं तो 99% इसमें जो है वो केसेस ठीक हो जाते हैं। और हाँ, एक्सपेंस इसके हैं वो लेंस की अब मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, उन पे डिपेंड करते हैं। तो सस्ता लेंस भी अगर इसमें इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो बग़ैर लेंस के ऑपरेशन करवाने से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो सर फिर अब काले मोतिये के हवाले से भी अगर बात कर लें तो उसका इलाज क्या है? जैसे एक तो ला इलाज किस्म है उसकी, दूसरी इकसाम जो है उसकी, उसमें आप कह रहे हैं कि मतलब अचानक से पता लग जाता है तो इंसान को, तो फिर उसमें किस तरीके से आप? नहीं, काला मोतिया ला इलाज नहीं है। काले मोतिये का इलाज मुमकिन है, लेकिन वो आपको फ़ौरी उसके इलाज की ज़रूरत होती है कि अगर तो वो अक्यूट ग्लाकोमा जिसको हम कहते हैं उसमें दर्द होती है, वो तो हाँ, वो जिसको दर्द होगी ज़ाहिर उसने डॉक्टर के पास आना ही है, तो वो उसको इलाज कर लेगा तो उसका काला मोतिया ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर जो दूसरा ग्लाकोमा है उसको हम क्रोनिक सिंपल ग्लाकोमा कहते हैं, उसमें दर्द नहीं होती, तो मरीज़ जो है वो उसको पता नहीं चलता कि उसको कोई बीमारी है। वो उसको उस वक्त या तो पता चलता है वो बाई चांस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया है, या ये है कि वो उसकी नज़र बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तो फिर वो डॉक्टर के पास गया है।
तो अगर तो वो एंड स्टेज पे गया है तो फिर उसका इलाज नहीं है, लेकिन अगर वो शुरू में आ जाता है तो उसका दवाइयों से भी इलाज मुमकिन है और सर्जरी से भी इलाज मुमकिन है, वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक। अच्छा, तो सर ये जो आप लेंस की भी, जैसे आपने पिछले लेंस के हवाले से बात की, तो क्या लेंस लगाना सेफ़ है आंखों के लिए, या आप कहते हैं कि इसमें कोई आंख को ख़तरा भी हो सकता है? अच्छा, ये लेंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। अब एक तो जैसे मैंने जिक्र किया है कि ऑपरेशन करके हम लेंस डालते हैं, सफ़ेद मोतिये वाले जो मरीज़ हैं उनके, वो लेंस और है, वो लेंस आँख के अंदर होता है। एक लेंस जो है वो जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है वो लगाते हैं, तो वो किसी का फ़र्ज़ करें 2 नंबर है, 4 नंबर है, तो वो उसको वाज़े देखने के लिए लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वो लेंस आँख के बाहर लगता है। तो दोनों ही सेफ़ हैं, और जो अंदर वाला है वो तो बहुत सेफ़ है, और बाहर वाला जो है उसके लिए आपको कुछ एहतियाती तदाबीर और डस्ट वगैरह से ख़ास तौर पे बचना पड़ता है, और उसकी लेंस की रेगुलर सफाई जो है वो दरकार होती है। उसके अलावा उसको आपने एक ख़ास टाइम के बाद चेंज करना है, वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। तो अगर तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें डस्ट वगैरह नहीं है तो वो आपका लेंस तकरीबन 1.5-2 साल तक काम देता है, कारआमद रहता है। तो अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट में हैं तो फिर उसका कोई पता नहीं वो कब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो डस्ट वगैरह उस पर आएगी तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो सर अभी यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, TMA से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा। Designed and developed by TE Group of Companies. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले हम लोग डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहे थे कि लेंस किस तरीके से आंखों के लिए क्या ख़तरनाक हैं या इफ़ेक्टिव हैं या अच्छे हैं, तो उन्होंने हमें बताया। अब मज़ीद डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम प्रीवियसली बात करते हैं काले और सफ़ेद मोती के हवाले से, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि जब आप लोग ऑपरेट कर रहे होते तो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें? कोई भी सर्जरी जो है उसमें एक जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो तो हर सर्जरी की वो एक इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आप अच्छे ऑपरेशन थिएटर है आपका और अच्छी स्टरलाइजेशन है, आपकी टीम अच्छी है, तो ये कॉम्प्लिकेशन ना होने के बराबर है। बाकी हमारे जो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों में होती हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस का चांस होता है, अदरवाइज़ ये सेफ सर्जरी आएगी। ओके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपको पता अभी गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, कुछ टाइम पहले मतलब मौसम बदलता रहता है पाकिस्तान में, तो क्या मौसम बदलने का भी कोई इफ़ेक्ट आता है आँखों के ऊपर और किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं? जी, मौसम के जो हैं असरात वो आँखों के एलर्जी ख़ास तौर पे होती हैं। ये स्पेशली जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जब सर्दियों से गर्मियाँ आ रही होती हैं, बहार का मौसम होता है, उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस या स्प्रिंग कटार उसका नाम है।
तो ये बहुत कॉमन है, जो लोग बाहर धूप में निकलते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इसका। तो थ्रू आउट फिर ये गर्मियों में चलती है, जब सर्दी आ जाती है तो ठीक हो जाता है। तो यही मरीज़ अगर अपना एनवायरनमेंट चेंज कर ले, गर्मी में बाहर ना निकले, किसी ठंडे इलाके में शिफ्ट हो जाए या एसी में कुछ अरसा गुजारे, तो ये बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। तो ये स्पेशली गर्मी से जो है ना बचाव बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के लिए। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कुछ बीमारियां बच्चों में भी पाई जाती हैं, तो मैं आपसे मतलब बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो बच्चों में कौन सी कॉमन बीमारियां हैं ये बताइएगा। बच्चों में 2-3 बीमारियां हैं। एक तो नज़र कमज़ोर होना बच्चों की पैदाइशी तौर पे, फिर आँखों का टेढ़ापन है पैदाइशी तौर पे बच्चों में होता है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें आँख की नाली की ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से आँख में से पानी बहता रहता है। तो ये 2-3 बीमारियां हैं बच्चों की जो आम तौर पे पाई जाती हैं छोटे बच्चों में। थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ कर दें इनमें क्या क्या। हाँ जी, ये बच्चों की जो नज़र की कमज़ोरी है उसमें बाज़ दफ़ा तो सिंपली उनकी नज़र कमज़ोर होती है कि उसके लिए ऐनक वगैरह ग्लासेस लगवाने पड़ते हैं। बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पे बच्चों के कोई मोतिया, सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया पैदाइशी तौर पे भी होता है। उसके लिए यही है कि जितना जल्दी हो सके अगर पेरेंट्स फ़ील करें या रूटीनली भी बच्चों का चेकअप होना चाहिए नौज़ायदा बच्चे का कि उसकी आंखों में कोई ऐसा मसला तो नहीं है, या अगर पेरेंट्स फ़ील कर रहे हैं कि वो बच्चा देखता नहीं है बुलाने पे या किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जो नहीं होता तो उसका लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। इसी तरह जो आँख की ब्लॉकेज है नाली की, वो बच्चे की आँख में से पानी बहना शुरू हो जाता है तकरीबन 2-2.5 माह या 3 माह की उम्र में, तो उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। वो सिंपली एक मसाज होता है उस नाली का और साथ दवाई से वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी पेशेंस के साथ वो करना पड़ता है क्योंकि उसमें बाज़ दफ़ा 6 महीने या साल का अरसा भी लग जाता है बच्चे को ठीक होने में, तो उसका इलाज इतनी देर फिर जारी रहता है। तो सर ये बच्चों में जो है कब जाके ऑपरेशन आप कर सकते हो, किस स्टेज में? जिसमें आप कह रहे हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनके पैदाइशी सफ़ेद मोतिया होते हैं, तो वो किस तरीके से? अगर तो पैदाइशी सफ़ेद मोतिया है तो उसका फ़ौरी तौर पर इलाज करना पड़ता है और फ़ौरी तौर पे वो ऑपरेट होना चाहिए, वरना अगर कुछ अरसा ऐसे ही उन्होंने गुजार दिया तो आँख का जो पिछला पर्दा है उनका वो फिर पूरी तरह से नशोनुमा नहीं पाता और उनकी नज़र जो है वो कम रह जाती है, फिर बाद में ऑपरेशन का फ़ायदा भी नहीं होता। तो फिर छोटे बच्चे का ही ऑपरेट को जी बिल्कुल, ये छोटे बच्चे का 1-2 माह के बच्चे का भी ऑपरेट जो है वो कर दिया जाता है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आती हैं ज़्यादा? नहीं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो बेहोश करके बाकायदा एनेस्थीसिया के डॉक्टर उसको बेहोश करते हैं और उसका फिर ऑपरेट होता है। ठीक। अच्छा, तो सर मतलब अगर हम लोग ये बात करें जिसमें आपने कहा कमज़ोर नज़र, ये मतलब एक बहुत कॉमन है आजकल, मुझे लगता है पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को ग्लासेस लगी हुई हैं, तो इसका क्या इलाज है प्रॉपर या है ही नहीं? कमज़ोर नज़र का एक जो सबसे इजी इलाज है वो तो ऐनक है। अगर आपकी नज़र ऐनक के साथ पूरी हो रही है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो आपको सिर्फ ये मसला है कि आपकी जो शुआएं रोशनी की आ रही हैं वो आँख के पर्दे पे फोकस नहीं हो रही, तो ऐनक के ज़रिए उनको आँख के पर्दे पे जब वो फोकस होती हैं तो इंसान को ठीक नज़र आता है। दूसरा फिर उसका हल यही है कि आप लेंस लगा सकते हैं। तो तीसरा उसका जो है वो लेज़र के ज़रिए भी आँख की जो है वो कॉर्निया दी जाती है, जिससे वो शुआएं जो हैं वो पर्दे पे फोकस होना शुरू हो जाती हैं और ठीक नज़र आता है। तो सर जैसे अभी आपने लेज़र की बात कर ही दी है तो लेज़र के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। क्या लेज़र सेफ़ है? क्योंकि बहुत से लोगों में बातें बनी हुई है कि नहीं लेज़र नहीं करवाना चाहिए, क्या ये मिथ्स हैं या इसमें समहाउ कोई रियलिटी भी है? नहीं, लेज़र का बज़ाते ख़ुद जो है वो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर लेज़र जो है वो प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करके और प्रॉपर मशीनरी के साथ उसकी बिल्कुल एक्यूरेट करेक्शन हो जाती है तो आपको ऐनक के बगैर सारा नज़र आएगा। लेकिन अगर कोई एरर थोड़ा बहुत रह जाता है तो फिर बाद में आपको ऐनक भी लगानी पड़ सकती है। ठीक है। अच्छा, तो सर अभी मतलब अगर बात करें साइबर टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से तो यहाँ पे कौन कौन सी मशीनरीज आ चुकी हैं और मतलब कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं? लेज़र क्या इधर अवेलेबल है या डिफरेंट और क्या क्या सहूलियात परफॉर्म की जा रही हैं यहाँ पर जो है आँखों के हवाले से जो ऐनक उतारने के लिए लेज़र है वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आँख के पर्दे पे लेज़र की शुआएँ लगाई जाती हैं जो शुगर वगैरह के असरात को ठीक करने के लिए हैं, वो अवेलेबल हैं। आँखों के अलावा यहाँ पे बाकी
दीगर जो शोबे हैं उनमें जैसे सर्जरी में पित्ते का ऑपरेशन जो है वो लेप्रोस्कोप के ज़रिए हो रहा है, गुर्दे की पथरी जो है वो लिथोट्रिप्सी मशीन हमारे पास जदीद मशीन है उससे रिमूव की जा रही है। बाकी सीटी स्कैन और हमारे अब जो मज़ीद इस तरह की जो मशीनें हैं वो सारी आ रही हैं। अच्छा सर, आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि किस तरीके से जो है इसको मतलब इसमें बेहतरी आएगी? क्या इसमें नेक्स्ट स्टेप आप लोग ले रहे हैं फर्दर आगे, मतलब मतलब इन चीज़ों को क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, किस किस तरीके से? हमारा जो है साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल, ये पहले तो DHQ था, अब टीचिंग हॉस्पिटल बन गया है। यहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स आ गए हैं। तो पहले हमारे जो प्रोसीजर थे वो रूटीन में जो DHQ पे होते हैं वो हो रहे थे। अब हमारा ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं, तो हर शोबे में तरक्की आई है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी पहले से ज़्यादा जो हैं वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट हैं। मशीनरी भी जो आ रही है वो बेहतर पहले से है। तो हर चीज़ जो है, हर शोबा तकरीबन जो है वो एडवांस हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पे एक और ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा था ब्रेक से पहले हम डॉक्टर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे रिलेटेड टू साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के वहाँ कौन कौन सी सहूलियत पहले थी और कौन कौन सी फ्यूचर में हम देख सकते हैं। तो मज़ीद डॉक्टर साहब, मैं अब यहाँ आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो हॉस्पिटल का नया ब्लॉक बन रहा है वो कब तक तैयार हो जाएगा और हॉस्पिटल की कारकर्दगी में किस हद तक फ़र्क आया पहले से? हॉस्पिटल का हमारा जो नया ब्लॉक है ये तकरीबन जो है अगले 2 माह में तैयार हो जाएगा। ये इंशाल्लाह जून से पहले जो है वो बिल्डिंग जो है वो हमें हैंड ओवर हो जाएगी। ये नया ब्लॉक बनने से पहले हमारा जो हॉस्पिटल है ये 377 बेड्स थे इसके। तो जब नया ब्लॉक इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे टोटल बेड्स जो हैं वो 1150 हो जाएंगे। तो किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल के लिए 1150 बेड्स जो हैं वो काफ़ी हैं। हमारे 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज के और उनके लिए 1150 बेड की सफिशेंट जो है वो तादाद हो जाएगी। तो हमारे अभी सूरत हाल ये है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारे पास बेड नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमें बरामदों में एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़ते हैं। जैसे चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ पे एक बेड पे हमें 6-6 बच्चे जो हैं वो रखने पड़ते हैं। लेकिन जब ये ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह एक तो इस तरह की जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और दूसरा उसमें हमारे जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो बहुत आला और जदीद ऑपरेशन थिएटर हैं। हमारे जो पुराने मशहूर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल होंगी। ठीक, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो सर आजकल आपको पता है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सुनने में आता है सेहत कार्ड के हवाले से। तो सेहत कार्ड के हवाले से अगर बात करें तो हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के हवाले से कौन कौन सी सर्विसेज फराहम की जा रही हैं? सेहत कार्ड जो है ये गरीब आदमी के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। तो हमारे हॉस्पिटल्स में जो है तकरीबन तमाम जो हैं वो ऑपरेशन सेहत कार्ड पे उनकी सहूलत जो है वो मौजूद है। लेकिन हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये हैं कि जब मरीज़ हमारे पास आता है सेहत कार्ड पे ऑपरेशन करवाने के लिए तो उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो अपडेटेड नहीं होता।
अपडेटेड से मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ख़ानदान का सरबराह जो है उसकी डेथ हो गई हुई है, तो अब उस ख़ानदान में से अगर एक बेवा है, उसके साथ बच्चे हैं, तो बेवा सरबराह होगी तो उसे नादरा के रिकॉर्ड में जाके अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाना पड़ता है। तो वो ख़ानदान की सरबराह बनेगी तो वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकेगी। इसी तरह अगर एक लड़का या लड़की उसकी शादी हो गई है तो वो एक अलग से ख़ानदान बन गया है, वो नादरा में के रिकॉर्ड में जाके अपना स्टेटस अपडेट करेंगे, एक अलहदा ख़ानदान का उनका नंबर होगा, तो फिर वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अच्छा, तो अगर कोई इन अ सेंस अभी इनके लिए कोई वर्कशॉप या कोई कैंपेन्स चल रही हैं लोगों को अवेयरनेस के हवाले से? हाँ जी, ये तो टीवी पे और रेडियो पे ये इस किस्म की हिदायत वक्तन फ़वक्तन दी जाती हैं और हमारे हॉस्पिटल्स में भी हमने कुछ सेमिनार करवाए हैं इस सिलसिले में ताकि सबको इसकी अवेयरनेस हो सके। अच्छा, तो सर अभी प्रीवियसली आपको पता है वबा रह चुकी है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा इन था, तो अभी इसकी क्या सूरत हाल है वार्ड्स में, इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोरोना के जब केसेस बहुत ज़्यादा थे, पूरी दुनिया में इसने तबाही मचाई हुई थी, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो भी इससे मुतासर हुआ है, लेकिन हमारे वो हालात नहीं थे जो बाकी दुनिया में थे। तो कोरोना जैसे वबा आई है, किसी भी वबा का यही होता है कि एक दफ़ा उसकी एक वेव आती है, कुछ अरसे बाद दोबारा वेव आती है, उसके कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जो ही हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं दोबारा वो स्प्रेड होती है। तो इसकी भी तकरीबन 4 वेव्स हमारे आ चुकी हैं और अब ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो उसकी मेन जो है वो एक तो एहतियाती तदाबीर जो हमने अपनाई थी और दूसरा वैक्सीनेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई हुई, तो मेरा यही उनको पैगाम है कि वो वैक्सीन करवा लें ताकि इस बीमारी से मुस्तकिल जो है वो छुटकारा मिल सके हमें। तो सर ये बूस्टर डोज के हवाले से बात करें, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वैक्सीनेशन तो पहले हो चुकी थी ना, तो अब ये बूस्टर डोज का भी उन्होंने कहा है 6 मंथ के बाद अब लगवा लेनी चाहिए, तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है और वो लगवानी चाहिए? नहीं, इसका बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बहुत सेफ़ है। और अगर आपको दूसरी डोज़ लगे हुए 6 महीने हो गए हैं तो बूस्टर डोज़ फाइज़र की फ्री ऑफ कास्ट हमारे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लग रही है, तो वो लगानी चाहिए लाजमी। अच्छा, तो सर क्योंकि प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोग्राम का टाइम एंड हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक अपील करूँगी या गुजारिश करूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई भी पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप प्लीज़ दे सकते हैं। एक तो कोरोना के हवाले से ही मैं नाज़रीन को अवेयरनेस का मैसेज यही दूँगा कि अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, कोरोना मौजूद है, तो हम अगर एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाएंगे और वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो इसकी दोबारा भी कोई वेव आ सकती है। तो हमारा एक गरीब मुल्क है, हम तो इसके इलाज के मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमारी गवर्नमेंट हमें जो सर्विसेज दे रही है हमें उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी फ्री वैक्सीनेशन हो रही है, तो हमें अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो वो ज़रूर करवानी चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल के हवाले से मैं लोगों से इल्तिजा करना चाहूँगा कि हमारे वसाइल बड़े महदूद हैं। लोग हमारे पास आते हैं एमरजेंसी में, वहाँ पे हमारे डॉक्टर मौजूद होते हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं है हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और हमारे पास अमला कि हम लोगों को आइडियल सर्विसेज दे सकें। तो इस सिलसिले में लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपनी बारी का इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा तहम्मुल से। डॉक्टर अगर एक पेशेंट को चेक कर रहा है तो उसे चेक कर लेने दें, उसके बाद आपका हक़ है कि आप अपना टाइम लें, आपको वो चेक करेगा और इंशाल्लाह आपकी तसल्ली करवाएगा। स्पेशली हमारे DHQ हॉस्पिटल में मैंने जब से MS का चार्ज संभाला है, मैं वहाँ पे दिन रात अवेलेबल हूँ, हमारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, शाम को रात को भी हम चेक करते हैं, ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगरचे हम लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो उनको हो सकता है 100% पूरा ना कर सकें, लेकिन मेरी और हमारे तमाम स्टाफ की ये कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें लोगों को। इस सिलसिले में मेरी तमाम हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ से भी यही दरख्वास्त होती है कि ईमानदारी से और मेहनत से काम करें, इसका सिला हमको अल्लाह ताला ने देना है।
हम किसी मुआवजे के लिए काम नहीं कर रहे। जो तनख्वाह हमें मिलनी है गवर्नमेंट की तरफ से वो हम नेक नीति से काम करेंगे तब भी हमें वही मिलनी है, और अगर हम अपना टाइम जो है वो दूसरे कामों में ज़ाया करके चले जाएंगे तब भी हमें वही मिलनी है। लेकिन अगर हम इस टाइम को मरीज़ों की खिदमत के लिए सर्फ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा। तो जी नाज़रीन, पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पे हमें टाइम दिया। बहुत अच्छा और इंटरेक्टिव सेशन रहा आपके साथ, बल्कि DSQ के हवाले से बहुत से चीज़ें जो अनअवेयर थी वो हमें पता लगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे इसी के साथ आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में एक नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सुनहरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशियां है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो।